जितने लोग नए हो स्पेशली वो सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर्स जस्ट शुरू किया था, बहुत अच्छा किया जो आप आज आ गए हो, ठीक है। और लेट आते तो फिर प्रॉब्लम होती, तब होती, आज नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली हेडिंग जो थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, में हेडिंग लिखता जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी फर्स्ट हेडिंग थी फिजिकल। ये बताइए जितने आज पहली बार आए हो उसमें से हिंदी मीडियम स्टूडेंट कौन कौन है? मेरा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से लेके चलता हूं, दोनों भाषाओं में ही बात करूंगा आपसे। और कोई है? पक्का? पक्का ना? ठीक। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में बोलते थे भौतिक राशियां, इसमें अपन लोगों ने लिखा था ऑल क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर। एक काम करो, उसको नोट्स दिखा दो। आपके अगल बगल वाले जो नए बच्चे हैं उनको आप नोट्स दिखा दीजिए जो मैंने लिखवाया था। क्लास के बाद या तो वो लोग टिक ले लेंगे नोट्स की या फोटोकॉपी करवा लेंगे, जैसा भी होगा, मतलब ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, इससे क्या होगा ना, अपना काम जल्दी हो जाएगा, राइट। सबकी रेंज में नोट्स हैं, स्पेशली जो आज फर्स्ट डे आए हो। इधर पे कौन था? बगल वाले से देख लेना, उनके पास होगा। इधर आप इनसे देख लेना, ठीक है, तुम तो इधर देख ही लोगी। और इधर पे आप थे, बगल वाला कौन है? नोट्स बनाए हैं तुमने? और कोई था न्यू स्टूडेंट? आप इनसे देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने पहली हेडिंग दी थी, एक मिनट में इसको जरा देख लो साइलेंट पे लगा है कि नहीं, फिर शुरुआत करता हूं। हाँ है। मैंने आपको पहली हेडिंग दी थी और उस हेडिंग का नाम था फिजिकल क्वांटिटी। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो जल्दी बैठो, इनका भी आज पहला दिन है इस क्लास में। वेक्टर तुमने पढ़ा है? पहला लेक्चर पढ़ा है? हमसे पढ़ा था? हाँ पढ़ा था नीचे तुमने, यार कैसी बात कर रहे हो, नहीं पढ़ा था? नहीं, वो 2 बजे वाली क्लास में तुम थी, आगे वाली रो में बैठी थी। कल नहीं, आई होप शायद फ्राइडे या सैटरडे पढ़ा था ना, पहला लेक्चर पढ़ाया था ना, वही तो पूछ रहा हूं। तो बिल्कुल गजनी के आमिर खान की बहन हो एकदम, वो भी भूल जाते तो तुम भी भूल जाती हो। चलो अच्छा शुरुआत करते। देखो पहली हेडिंग क्या बोली थी? फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। टैली कर लेना नोट्स। तुम दोनों का पहला दिन है, तुम दोनों का है, तुम्हारा तो देखा है ना, नोट्स जरूर देख लेना। फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने बोला था ऑल दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, यानी कि वो सारी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है वो क्या कहलाती थी? फिजिकल क्वांटिटीज। कई सारे उसके एग्जांपल बोले थे मैंने, कहा था मास, लेंथ, टाइम, मतलब जो क्वांटिटी आप इस यूनिवर्स में मेजर कर सकते हो, जिसका मापन किया जा सकता है, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या होती थी? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां, राइट। कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे मास। मास कैसे नापते हो भाई? तराजू में रख दो, वेइंग मशीन के ऊपर हम खड़े हो गए, वजन आ गया हमारा, ठीक है। और लेंथ, लेंथ मतलब हो गया डिस्टेंस। आप क्या करें, फीता लेके सीधे नाप दो, आ गई डिस्टेंस, आ गई कि नहीं आ गई। टाइम, घड़ी बांधते हो कि नहीं बांधते हो, तो मास लेंथ टाइम हो गया। फोर्स, फोर्स का भी मेजरमेंट होता है किस फॉर्मूले से? F इज इक्वल टू ma से, राइट। और कोई क्वांटिटी बताओ। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था मोमेंटम। मोमेंटम मतलब हिंदी में कहते हैं संवेग, राइट बेटा। संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग। अभी वेग निकाल लो, मास निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, आ गया संवेग। मेरी बात आई ना समझ में? तो ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। क्लियर? फिर मैंने जिक्र किया था कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मेजरमेंट संभव नहीं है, जैसे हमारे इमोशंस, कभी खुशी कभी गम। कह सकते हो कि नहीं? कोई कितना खुश है आप नहीं नाप सकते हो, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि बेटा हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपके जान तीन दुनिया की सारी चीजें निछावर कर दे। अब ऐसा तो नहीं पापा के मुंह में थर्मामीटर घुसाया तुमने, देख अच्छा पापा इतना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं, जैसे इमोशंस। दूसरा बताओ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी भी आप किसी की नाप नहीं सकते, आप केवल ये बता सकते हो कि हाँ ये बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बंदा कम इंटेलिजेंट है, बट कौन कितना इंटेलिजेंट है ये मीटर आज तक नहीं बना। सही बोला कि नहीं बोला? समझ आ रहा है? गुड। अच्छा आप सुनो, एक और क्वांटिटी थी जिसका फिजिक्स से डायरेक्ट कनेक्शन था, और उस क्वांटिटी का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व, ठीक है। इनर्शिया हमने कहा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो
बॉडी को उसके मोशन की प्रीवियस स्टेट में ही मेंटेन रखती है। प्रीवियस स्टेट का मतलब मोशन की पुरानी अवस्था में बॉडी को मेंटेन रखती है। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो तब तक रेस्ट पे बनी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अभी ये ध्यान दीजिए, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, तो कब तक नहीं मूव करेगी, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, राइट। और इसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है तो जब तक आप, अच्छा एक बात बताइए, कोई बॉडी अगर चल रही है, आप अगर उसमें ब्रेक्स नहीं लगाएंगे या चलती कार की स्टीयरिंग नहीं घुमाएंगे तो क्या उसकी वेलोसिटी कभी बदल सकती है? नहीं बदल सकती। इसका मतलब कोई बॉडी चल रही है यूनिफॉर्मली तो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। दूसरा, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। मैंने कहा था यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया डायरेक्ट कनेक्टेड होता है बॉडी के मास के साथ में। जो बॉडी जितनी ज्यादा भारी उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। इनर्शिया ज्यादा का मतलब उस बॉडी को चलाने में भी ज्यादा ताकत लगेगी और रोकने में भी ज्यादा ताकत लगेगी। आपको मैं एक बहुत बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। जैसे साइकिल होती है, कितने लोग चला लेते हैं? काफी सारे लोग हैं, तो कुछ के पास होंगी भी साइकिल्स, है ना। एक काम करिएगा, एक बार अकेले साइकिल चलाना, बहुत सही चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार अकेले साइकिल चलाना, ब्रेक लगाना, मतलब कुछ की साइकिल में ब्रेक बहुत अच्छी होती, तुरंत रुक जाएगी, कुछ में हो सकता है थोड़ा सा आगे जाकर रुके, ठीक है। अब क्या करना, कैरियर पे भी 2 बंदे बैठाना, सुनते जाना। स्टंट करते हैं कि नहीं करते हैं लोग? आप तो गद्दी पे बैठ के चलाओगे, आगे जो डंडा होता है ना, 2 उस पे लाद लो, 2 कैरियर पे लाद लो, एक पीछे और ऐसे खड़ा हो जाएगा ना काफी सारे लोग। और हो सके तो एक को ऐसे उकड़ू करके आगे बैठा लेना हैंडल पे, समझ गए? कितने बंदे हो गए बताओ? टोटल 6 बंदे, ठीक है। अब भाई साहब साइकिल चलाना, और अब ब्रेक मार के देखना जल्दी रुकेगी नहीं, समझ गए ना? जल्दी रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी पता है? साइकिल वही ब्रेक है, वही साइकिल है, लेकिन साइकिल में वजन ज्यादा हो गया, आपको चलाने के लिए भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं? तो भाई साहब रोकने के लिए भी ज्यादा ताकत चाहिए। अब मेरी बात समझ गए? जैसे पहले ब्रेक मार रहे थे वैसे ही ब्रेक मारिएगा, आप देखिएगा साइकिल को रोकने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा एग्जांपल बताऊं आपको। जब मिस्त्री से साइकिल के पहिए की ब्रेक बनवाते हो तो मिस्त्री कैसे चेक करता है? एक साइड साइकिल झुकाएगा, इसे पैडल मारेगा, खट ब्रेक मारेगा, टन से पहिया रुका, कहते देखो भैया एकदम सही से रुक गया। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब तुम चलाओगे साइकिल को, वही ब्रेक मार के देखिएगा, थोड़ा सा आगे जाके आप रुकोगे। करके देखना, मतलब डेली लाइफ की चीजें आपको बता रहा हूं कि इनर्शिया हमारी बॉडी के मास के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जो बॉडी जितनी भारी, उसको चलाने में और उसको रोकने में उतना फोर्स चाहिए। अब तुम में से ऐसे कुछ देवता इंसान बैठे होंगे, हमारे बारे में सोच रहे होंगे, अच्छा इसका मतलब इनको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए और इन्हीं को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। देख लो ना मास, ठीक है। खैर, सेम टू यू, आ जाओ। दूसरा, हल्की बॉडी में सेम चीज हो जाएगी, चलाने के लिए भी कम फोर्स, रोकने के लिए कम फोर्स, ठीक है। तो इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं कि मास से कनेक्टेड है। लेकिन कितनी वैल्यू है इनर्शिया की, ये आज तक कोई भी नहीं बता पाया, ना कोई बता पाएगा, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? ओके, अब अच्छा बात को और आगे बढ़ाते। फिर मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटी 2 नहीं 3 तरह की होती। नॉर्मली लोग 2 ही तरह की बताते हैं, लेकिन हम लोगों ने कितने तरह की पढ़ी? 3 तरह की। पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर, तीसरा टेंसर। वेक्टर में बोला कि दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर वो होते हैं जिसमें परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करता है, राइट। एग्जाम्पल मैंने बोला फोर्स, सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारा, कौन सा था? फोर्स। अब फोर्स वेक्टर क्यों है? आप कहोगे सर डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर है। मैंने दूसरा लॉजिक दिया, मैंने कहा फोर्स से हम लोग कभी भी डायरेक्शन को हटा नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। क्या नाम बेटा आपका? अनूप। अनूप भाई उधर भी शायद एक बार नाम पूछे थे क्या हम आपका? नहीं, बैठिए। अनूप भाई हमारे बगल में बैठे हैं, ठीक है। बात को सुनना बहुत ध्यान से, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अनूप जी से मैंने कहा बेटा एक काम करो, 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ। बात को सुनिएगा, मैंने अनूप जी से कहा बेटा 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब मैंने तो कह दिया 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अनूप जी बैठे, हमने कहा क्या हुआ? कहते सर ये तो बताया नहीं फोर्स कहां लगाना है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अनूप भाई क्या कहेंगे? सर ये तो बताइए फोर्स लगाना किस डायरेक्शन में, ऐसे कैसे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दे? सही बोला नहीं बोला?
तो फोर्स में जब तक आप डायरेक्शन को नहीं बताओगे तब तक क्या वो इंफॉर्मेशन पूरी होगी? नहीं होगी। दूसरा पॉइंट सुनो, फोर्स, फिर आया था अपना एक डिस्प्लेसमेंट, ये समझाता हूं बोर्ड पे। तो यहां से तो वही गया पेन है देखो पॉकेट में डाले, इधर ढूंढ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट पता है बच्चों क्या होता है? जैसे कोई बॉडी अगर मोशन करती, कोई वस्तु अगर गति करती है, तो यह देखा जाता है कि वो कहां से चली और कहां तक गई। तो उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन ये हुआ, एंड सपोज फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन उसका ये है बी। तो ये तो हो गई दूरी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के नाम पे क्या डालोगे आप? ऐसा एक एरो बना देते हो। एरो इसलिए क्योंकि डायरेक्शन बताता है। अब ध्यान से सुनना, स्केलर जब मैं बताऊंगा आपको तो उसमें एग्जांपल आएगा डिस्टेंस। स्केलर क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। उसका एक एग्जांपल होता है ये डिस्टेंस। आइए दोनों समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने अपने वही पुराने आत्माराम को बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ जा। आ गया, ये रहा, ठीक है। मैंने इस बंदे से बोला कि बेटा इस वाले रास्ते पे चलो और बी तक जाओ। चल दिया, कोई दिक्कत नहीं था। चल के यहां तक आया, इधर तक आ गया। मैंने उसको कहा रुक जा, रुक गया। मैंने कहा ये बताओ कितना चले? कहता सर फीता ला के नाप दो, फीता ला के नाप दो, पता चल जाए कितना चले। मतलब डिस्टेंस तो सीधे नाप के बता दिया। मैंने कहा ये बताओ यहां तक आने में एक्चुअली किस डायरेक्शन में तुम चले थे? कहता पता नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, बता क्यों नहीं पाए? मालूम है क्या कहता है? सर देखिए यहां से यहां तक आने में डायरेक्शन कई बार चेंज हुआ है, इस वजह से सर हम डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। मेरी बात आई समझ में? भाई अगर कोई क्वांटिटी लगातार चेंज हो रही है आपके सामने, तो क्या आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे पाएंगे? नहीं दे सकते, सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, है ना। एक एग्जांपल भी दिया था, याद है ना? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, अभी देता हूं, खड़े हो। क्या नाम भाई? पुरुषोत्तम जी। इनका नाम कई बार पूछता हूं लेकिन भूल जाता हूं, कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम भैया है, बढ़िया। पुरुषोत्तम भैया, मान लो अभी कोचिंग की छुट्टियां होंगी कुछ टाइम बाद रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन में जैसे घर गए। अब पुरुषोत्तम भैया के घर के बगल में एक अंकल रहते हैं। अब ये भी निकले वो भी निकले, निकले बोल रहा हूं, निकली नहीं, ध्यान से सुनना। ये भी निकले वो भी निकले, ठीक। वो कौन? अंकल। ध्यान से सुनिएगा। अब अंकल ने इनको बहुत प्यार से पुचकारा, और बेटा कैसे हो? बढ़िया अंकल, एक नंबर। कैसी चल रही पढ़ाई? एक नंबर चले। आओ बेटा चाय पिलाएं। चाय पिलाई, घर ले गए, बिस्कुट खिलाया, दालमोट बिस्कुट सब, समोसा भी खिलाया। और क्या अच्छा लगता है? खा लो जो अच्छा लगता है, बता दो, कुछ नहीं, इतना बहुत है। पिज्जा भी खिलाया। अब बढ़िया ये खा पी के टंच होके अंकल के घर से निकले और चले गए जहां जा रहे, तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोपहर हुई, ये भी निकले, अंकल भी निकले। अंकल का, और टुचकुलाल कैसे हो? बढ़िया है, एकदम एक नंबर। इनको फिर लगा अंकल कुछ खिलाएंगे, अंकल ने फिर बुलाया, इनको लगा अंकल कुछ खिलाएंगे। गए अंदर, दरवाजा बंद किया, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। अंकल ने इनकी सुटाई कर दी, हपक के हाउका, हपक के भाई साहब, मन भर के, ठीक है। उसके बाद इनको छोड़ दिया, चले गए अपने घर। आफ्टर दैट शाम हुई, शाम को ये भी निकले वो भी निकले। शाम को फिर अंकल बुलाने लगे, सुनते जाना। डर डर के गए अंकल के पास। अंकल ने फिर से बढ़िया समोसा, कॉफी, चाय, लस्सी, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक सब पिलाया इनको, बढ़िया ऐसे पुचकारा, ठीक। उसके बाद इनको फिर छोड़ दिया। रात में बाय चांस हमसे मुलाकात हुई। हमने इनसे एक प्रश्न किया, हमने कहा पुरुषोत्तम बाबू एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बगल में कोई अंकल रहते हैं क्या? कहते हैं हाँ सर। मैंने कहा बताओ कैसा नेचर है उनका? सवाल सुनिएगा ध्यान से, क्या पूछा? कैसा नेचर है, राइट। क्या कहेंगे ये? आप बता दो, इनका जवाब आप दो, क्या कहेंगे? बताओ कौन कहना चाहेगा, क्या कहेंगे? अरे सर एकदम हिले हुए प्राणी है सर, सवेरे मिलते हैं, चाय कॉफी बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक लॉलीपॉप थम्स अप पेप्सी सब पिलाते खिलाते हैं। दोपहर में मिल गए, हमको हौंक दिया पकड़ के बिना गलती के। शाम को गए फिर खिला पिला रहे, तो रात का भरोसा नहीं, हम निकले नहीं घर के बाहर, ठीक है। ये स्टेटमेंट आया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये अंकल के बारे में ये कह पाए कि अंकल का नेचर बहुत बुरा है? नहीं कह पाए। क्या ये कह पाए कि अंकल बहुत अच्छे हैं? कह पाए क्या? नहीं कह पाए। क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि अंकल का नेचर चेंज हो रहा था। अब आई ना बात समझ में? सेम चीज अगर हमारे ये वाले अंकल जी पूरे रास्ते से ट्रेवल करते हुए बी तक पहुंच गए, तो
बी तक पहुंच गए तो मैंने पहला प्रश्न तो इनसे ये पूछा कि भैया कितना चले, उन्होंने कहा फीता लेके नाप दो पता चल जाएगा डिस्टेंस कितना चले। मैंने पूछा किस दिशा में चले, कहते हैं पता नहीं। मैंने कहा क्यों, कहते जब मैं चल रहा था तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी, इस वजह से मैं ये नहीं बता पाऊंगा मैं किस डायरेक्शन में गया। अभी मेरी बात समझ में आई कि जब हम डिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं तो डिस्टेंस स्केलर क्यों है, राइट क्योंकि हम उसके बारे में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन छोड़ के किसी भी जनरल ट्रैक पर चल रही होगी तो हम ये कह ही नहीं सकते कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। एम आई राइट? बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। ध्यान देना, इसी जीवित प्राणी को मैंने बोला कि बेटा इस बार तुमको इस ट्रैक पर चलना है, ठीक है? तो चले जा रहे थे, यहां पहुंचे, मैंने फोन मिलाया, हेलो क्या हुआ? कहते हैं, मैंने पूछा कितना चले, कहते हैं सर यहां से यहां तक नाप दीजिए पता चल जाएगा। ये तो पहले भी नाप ले रहा था मैं। फिर इनसे पूछा डायरेक्शन बताओ, कहते हैं बी की तरफ। ध्यान से सुनना, कहते हैं बी की तरफ, थोड़ा और आगे बढ़े, यहां आया। मैंने कहा आप बताओ कितना चले, कहते हैं नाप लो, सीधा नाप दिया, डिस्टेंस या पता चल गया डिस्प्लेसमेंट जो भी है, क्योंकि अभी तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। आफ्टर दैट मैंने जो मेन सवाल था मेरा, मैंने कहा किधर जा रहे हो, कहते हैं बी की तरफ जा रहा हूं, राइट? कहते हैं बी की तरफ जा रहा हूं। फाइनली यहां पहुंच गया, मैंने कहा कितना चले, कहते हैं नाप लो, तो वो आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फिर मैंने पूछा किधर चले, कहते हैं सर पूरे रास्ते में बी की ही तरफ जा रहा था, जिस वजह से मेरा डायरेक्शन कांस्टेंट था, तो यहां आने के बाद भी मैं यही कहूंगा कि मैं बी की तरफ ही आया हूं। क्या मेरी बात आई समझ में? दीदी के उड़ गया, आ गया समझ में? हाँ नहीं आया ना? चेहरा बता रहा था। कहां दिक्कत आई बोलो? पता है क्यों नहीं आया होगा? बुरा मत मानना, तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारा दिमाग यहां था ही नहीं एक्चुअली, शरीर से यहां मौजूद थी, आत्मा कहीं भटक रही थी। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, एक्चुअली मुझे आत्माएं दिखती हैं, समझ गई? ये वाला आया था समझ में, क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदला था, इसलिए अंकल डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह पाते। ये बात सुनी थी तुमने, क्योंकि नजर मेरी यहां पे पड़ी थी तुम्हारे ऊपर। अभी सुनो, जब ये जा रहा था तो मैंने इससे पूछा कितना चले, इसने कहा नाप लीजिए। मैंने कहा किधर जा रहे हो, कहेगा बी की तरफ। यहां पहुंचा, मैंने कहा कितना चले, कहता नाप लीजिए। मैंने कहा किधर जा रहे हो, कहता है बी की तरफ। देखो ना सीधा जा रहा है। यहां पहुंच गया, मैंने कहा कितना चले, कहता नाप लो। मैंने उठा के नाप दिया, मैंने कहा यही तो डिस्प्लेसमेंट है। फिर इससे पूछा किधर चले, कहता है पूरे रास्ते सर मैं बी की तरफ जा रहा था, तो मैं बी की ही तरफ चलूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन किधर हुआ, ए से बी। और यही वजह है कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं कि इट्स अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। और यही रीजन है, इसको हम किसके एग्जांपल में निकाल लेते हैं, वेक्टर के, और डिस्टेंस को किसके एग्जांपल में डाल देते हैं, स्केलर के। इतनी बात समझ आई? उसके बाद देखो, यहीं से चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। अब आत्मा समेत भैया यहीं रहना, ठीक है? क्योंकि मैं नया नहीं पढ़ा रहा, मैं पुराना बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा चुका हूं। बात समझिए, तो मेरी स्पीड ज्यादा है, ठीक है? और खाली सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास लिखा नहीं तो हे भगवान लिखा नहीं हम कहां जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन लोगे ध्यान से आ जाएगा समझ में, ठीक है? तो हमारे पास में वेक्टर्स में एक एग्जांपल पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। और एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? वेलोसिटी ना 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 ना, स्पीड नहीं, वो डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या हुआ, वेलोसिटी। फिर से सुनना, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है। ध्यान से सुनना, फिर से सुनो। हालांकि फोर्स के लिए, अच्छा बताओ न्यूटन सेकंड लॉ कितनों को मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। संवेग संरक्षण की संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। नहीं पता, जाने दो। इधर देखो ध्यान से, वेलोसिटी वेक्टर है, देखिएगा अगर ये v वेक्टर है तो इसका चेंज भी तो वेक्टर होगा, होगा कि नहीं? तो डेल्टा t से डिवाइड कर दो तो क्या मिला, a। तो अगर v वेक्टर है तो a वेक्टर, a क्या है, त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। और अगर a वेक्टर है तो f इज इक्वल टू ma से, अगर a वेक्टर है तो f भी। देखो सारा कनेक्टिविटी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? हर एक टर्म के साथ में कनेक्टिविटी जुड़ी है। बाकी अगर आप नोट्स देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, बस देखते रहिएगा। बाकी मुझे सुनते रहिए, देखते रहिए। मेरी बात आ गई समझ में? अच्छा, उसके बाद हमने बात करी थी स्केलर के बारे में। स्केलर के लिए बोला था कि ये वो क्वांटिटी होती है, ये वो राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा
नहीं होती। समझ गए ना? कौन कौन से एग्जाम्पल लिए थे? पहला एग्जाम्पल लिया था मास का। मास में कभी भी डायरेक्शन नहीं हो सकता। चलो पुरुषोत्तम बाबू को टारगेट पे लेते, खड़ा हो जा। कितना मास है? 45 केजी। देखो इनका मास है 45 केजी। दूसरा प्रश्न सुनिएगा, किस दिशा में है? डायरेक्शन बताओ किधर है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे किधर? कह रहे हैं जहां खड़े हैं, मतलब बता ही नहीं पा रहे। बैठ जाओ। क्यों नहीं बता पाए बताओ? क्योंकि एक्चुअली मास में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन कभी आ ही नहीं सकती। बाजार जाइए सब्जी खरीदने, आलू वाले के पास जाओ, भैया 5 किलो आलू दे दो ईस्ट की दिशा में। समझो, तुमको क्या करेगा? ऐसे देखेगा, फिर तुमसे कहेगा भैया है नहीं, जाओ। यही कहेगा तुमसे, और कुछ नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए? आप क्यों हंसे? अच्छा, आपकी हंसी का भी रीजन मुझे पता है, क्योंकि मास में हम फोर्सफुली जबरदस्ती डायरेक्शन डाल रहे हैं, तो देखो इंफॉर्मेशन खराब हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? जिस तरह से फोर्स से डायरेक्शन को हम हटा नहीं सकते, उसी तरह मास में हम डायरेक्शन को लगा नहीं सकते भाई साहब। इसी तरह दूसरा एग्जांपल था लेंथ। लेंथ मतलब हो गया डिस्टेंस, समझा दिया आपको। टाइम, टाइम का डायरेक्शन, समय हमेशा आगे बढ़ रहा है, लेकिन किधर जा रहा है किसको पता? नहीं बताना। क्लियर हो गई बात? आप कोई भी एग्जांपल ले लोगे ना, मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये फलानी क्वांटिटी स्केलर है तो क्यों है, वेक्टर है तो क्यों है। वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए ये वॉल्यूम मतलब हो गया आयतन। तो इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए आधा लीटर की बॉटल है ये, ठीक है ना? आधा लीटर की बॉटल है। अब ये आधा लीटर पानी भरा है, किस डायरेक्शन में? बता पाओगे क्या? बोलो। नहीं ना? किस दिशा में? नहीं बता पा रहे हम। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हम वॉल्यूम को एक एग्जांपल के तौर पर रख सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो भी क्या होता है? स्केलर होता है, राइट? इसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया था टेंसर क्वांटिटी का। टेंसर के बारे में मैंने बोला था कि ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो दिखने में बिल्कुल वेक्टर की तरह होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसमें, ठीक है? बट टेंसर कभी भी वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती हैं। वेक्टर में क्या होता है कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ था। वेक्टर में जब हम दो फोर्सेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये F1 हो गया 10 न्यूटन, यही एग्जांपल शायद मैंने बोला भी था क्लास में। F2 हो गया 10 न्यूटन का। बताइए यहां पे नेट फोर्स कितना आएगा? क्यों जीरो आया? क्योंकि आपने कहा सर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट इज जीरो। दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे डाला था, मैंने कहा था मान लो कि अगर एक F1 का फोर्स ऊपर लग रहा है बी, चलो 10 न्यूटन ही बोलता, दूसरा F2 लग रहा है ये भी 10 न्यूटन का लग रहा है, कितना आएगा नेट? बोलो बेटा। 20 न्यूटन आएगा ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। इस वजह से आपने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिजल्ट जीरो। सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिजल्ट ऐड हो गया सीधे 20। यानी वेक्टर क्या कहता है कि जब हम अपोजिट लगेंगे तो हमें माइनस कर दो, और जब हम सेम लगेंगे तो हमें प्लस कर दो। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? टेंसर पता है क्या कहता है? मैंने ये भी बोला था क्लास में कि अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लो, मैंने कहा मान लो, होता नहीं है, मान लीजिए कि फोर्स टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर ये टेंसर है तो 10 प्लस 10 यहां रिजल्टेंट आएगा 20, और अगर फोर्स टेंसर है तो 10 प्लस 10 यहां भी रिजल्टेंट आएगा 20। अब तुम समझ गए टेंसर कौन सी क्वांटिटी हुई? डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन जब उसको ऐड किया जाएगा, बात समझ में आ रही ना? जब उसको ऐड किया जाएगा तो हम केवल नंबरों पे फोकस करेंगे, उसके डायरेक्शन पे फोकस नहीं करने वाले। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा स्पेशली बताइए, जितने लोग आज पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ कुछ आ रहा है समझ में? कुछ ही कुछ आ रहा है? अरे सच्ची में केवल कुछ ही कुछ आया? अबे 50%, 80%, 100% कुछ तो आया। ऐसा तो नहीं कि 10% समझ आ रहा है। बोलो बेटा। चुन्नूलाल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तब सही है। चलो सुनो, अब बारी आई थी टेंसर की। अब सुनिएगा टेंसर के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दिया था प्रेशर का। प्रेशर के लिए मैंने बोला था, एक डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया था। एक क्लोज कंटेनर में अलग अलग गैसेस ले रखी थी, और यहां पे हम लोगों ने अलग अलग गैसेस डाली, अलग अलग आंशिक दाब पे, यानी अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर, P1, P2, P3 अप टू करते 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 करते
Pn, ढेर सारी गैसेस हो गई। अब उनसे पूछा गया इस कंटेनर के अंदर का नेट प्रेशर क्या है। मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया नेट प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। अब आप कहोगे सर प्रेशर में ऐसा क्या है, पहले प्रेशर के बारे में जानो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? वेक्टर है कि नहीं? और एरिया भी वेक्टर होगा। जिनको नहीं पता, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया एग्जांपल लूंगा मैं, राइट? तब समझ लेना। तो फोर्स हो गया वेक्टर। अरे नहीं, 12वीं पास हो ना सब लोग भाई, है ना? 12th में गॉस थ्योरम पढ़ा होगा आपने। गॉस थ्योरम में एरिया को क्या लिया था? वेक्टर ही तो लिया था। बात समझ आई कि नहीं आई? गॉस थ्योरम में एरिया को क्या लिया था? वेक्टर। अरे यार ये फॉर्मूला नहीं किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट, ये याद है कि नहीं याद है? तो एरिया कैसा लिया था यहां? वेक्टर ही तो लिया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, तो प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर। तो ये देखा जाए वेक्टर की फैमिली से ही आना चाहिए, यानी वेक्टर ही होना चाहिए, जबकि वेक्टर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो दिखता वेक्टर की तरह है लेकिन है नहीं, क्योंकि प्रेशर में अपना डायरेक्शन भी है, अपना मैग्नीट्यूड भी है, बट जब ऐड करते हैं तो डायरेक्शन नहीं लेते। उसकी एक सबसे बड़ी वजह बताऊं, किसी भी कंटेनर में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरी वॉल्स पर एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लासरूम है, छत पे, जमीन पर, साइड वाली दीवारों पर जो यहां पे हवा है उसका प्रेशर बिल्कुल एक जैसा है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई हम डायरेक्शन को नहीं लेते यहां। क्लियर है बात? अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल भी दिया था मैंने। क्या कहा था कि अगर हमारे पास में एक बाइक है और बाइक का टायर आपके सामने मैंने बनाया और यहां पे उसका वॉल्व लगा हुआ है ऐसे, ये यहां से हवा फिल करी जाती है कि नहीं? राइट। हवा फिल करने वाला कभी ये नहीं घुस के देखता है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके प्रेशर का क्या डायरेक्शन है। ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल आपको बता रहा हूं। इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका डायरेक्शन किधर है, इसके अंदर जो ऑर्गन है उसका डायरेक्शन किधर है, वो क्या करता है? मीटर से देखता है। जैसे आपने बोला भैया 35 पॉइंट हवा करना, अगर उसने देखा 35 से कम है, सीधे हवा डाल देगा। तब तक डालेगा जब तक 35 की रीडिंग ना आ जाए। बात समझ गए कि नहीं? तो क्या यहां किसी ने डायरेक्शन देखा? नहीं देखा, केवल क्या देखा? मैग्नीट्यूड। तो मेरी बात समझ गए? प्रेशर कैसा हुआ? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी हुई? टेंसर। समझ गए ना? इतनी बात क्लियर है? दूसरा इलेक्ट्रिक करंट बताया था, वो भी देख लो लगे हाथ। दूसरी क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कभी भी किसी भी वायर में अगर बनाओ या बना हुआ देखो तो वो इस तरह के एरो से दिखाई देता है। मैं दो नाम यहां डाल देता हूं, ए और बी। और हम लोगों ने फिजिक्स में 12वीं क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा हुआ था कि करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। मींस करंट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू। राइट? समझ आई कि नहीं आई बात? तो करंट में एक अपना डायरेक्शन है, बट करंट को हम वेक्टर ना लेके क्या लेते हैं? टेंसर लेते हैं। क्यों लेते हैं? सुनना बात को। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सर्किट, मुझे सबसे आसान यही लगता है, बना तो बहुत सारे सकता हूं मैं। तो तीन करंट आपको दिखाए, जैसे मान लीजिए 3 एंपियर है, ये 4 एंपियर, यहां कितना जाएगा? सबको मालूम है यार, 7 एंपियर ही जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये पकड़ा था मैंने कहा चल भाई इधर देख, ये भी 3 एंपियर का आ रहा है, ये भी 4 एंपियर का आ रहा है। अगर करंट वेक्टर होता तो यहां रिजल्ट क्या आना चाहिए था? अगर करंट वेक्टर होता तो यहां रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि डायरेक्शन कंसीडर करते, जबकि आंसर यहां पे क्या है? 7 एंपियर। मेरी बात आई समझ में? क्लियर है? तो 3 एंपियर का यहां से घुसा, 4 एंपियर का यहां से घुसा, आ गया 7। नाउ द रीजन इज दिस, मतलब नाउ द रीजन बिहाइंड इज दिस कि अगर हम करंट के बेसिक पे जाएं, ध्यान से सुनना रीजन इसका, अगर हम करंट के बेसिक पर जाएं, एक सेकंड बताओ, करंट को कैसे डिफाइन करते हो? मतलब चार्ज के फॉर्म में कैसे डिफाइन किया गया? आवेश के पदों में करंट को कैसे बोला जाता है? आसपास को किसी की चोंच नहीं हिलेगी, पहले बता दे रहा हूं। हाँ, क्यू अपॉन टी, यही ना? सही है। हिंदी में कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर। सही बोला कि नहीं बोला? और वैसे क्या कहते हो इंग्लिश में? अरे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अबे ऐसा है कि हमने कहा हिंदी में कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर, इंग्लिश में आए का? अच्छा इंग्लिश
ये स्थिति तो नहीं है। चलो खैर आ जाओ। हाँ भाई, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब जरा ध्यान से सुनना, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये पूरी डेफिनेशन होती करंट की। मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, मैं अगर ऐसा कुछ लिखूं, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, समझते जाना ध्यान से, अगर डेल्टा टी को मैं 1 सेकेंड डाल दूं तो क्या करंट को डेल्टा क्यू लिखा जा सकता है? भाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा टी 1 हो गया तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अभी सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये जो दो सर्किट आप देख रहे हो, हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 सेकंड के लिए मैंने करंट को फ्लो कराया। अब 1 सेकंड के लिए अगर करंट को फ्लो कराओगे तो करंट की वैल्यू क्या फ्लो अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर हो जाएगी? जो आवेश वहां से निकल गया उसी के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 एंपियर का करंट है तो यहां से 3 कूलाम का चार्ज गया होगा? क्या कहते हो भाई? और अगर यहां से 4 एंपियर का करंट है तो यहां से 4 कूलाम का चार्ज गया होगा। अब देखना ध्यान से, ये जो मैंने यहां पे ज्वाइंट दिया है, 3 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, दोनों चार्ज 1 सेकंड में यहां पे पहुंचे, तो यहां पहुंचने वाला टोटल चार्ज 1 सेकंड में कितना था? अरे 4 का यहां से गया, 3 का यहां से गया, यहां कितना पहुंच रहा है? 7 कूलम पहुंचा। तो यहां पे कितना आया? 7 कूलम। अब आपको मालूम होगा कि जब करंट किसी वायर में ट्रेवल करता है तो चार्ज कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है ना? तो यही 7 कूलम का चार्ज उसी 1 सेकंड में क्या आगे फ्लो कर जाएगा, जिसको कि हम लोग 7 एंपियर का करंट बोल रहे थे। यानी कि करंट में आपने करंट को तो जोड़ा ही नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है करंट। आपने टेक्निकली क्या किया? आपने 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज के अमाउंट को जोड़ा। बोलो, बराबर बोला। आपने 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज के अमाउंट को जोड़ा, आपने करंट को नहीं जोड़ा। आपने किसको जोड़ा? 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज के अमाउंट को। अमाउंट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर, नंबर मतलब स्केलर। आगे ना मेरी बात समझ में? यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी अगर मैं लेता हूं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या यहां पे 3 कूलम का चार्ज बोलोगे? क्या यहां पे 4 कूलम का चार्ज बोलोगे? बोलो भाई। तो इस ज्वाइंट पे 1 सेकंड में कितने कूलम का चार्ज आया? 7। तो वही 7 तो नीचे फ्लो होगा। तो हम बेसिकली करंट के केस में क्या कर रहे हैं? हम लोग चार्ज के अमाउंट को जोड़ रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जोड़ रहे हैं जो 1 सेकंड में आया। और क्वांटिटी, अमाउंट, ये क्या होता है? स्केलर, इट्स नॉट अ वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखिए मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, वो भी फुल डिटेल में, ठीक है ना? मेरी बात आई समझ में? तो आपको मैंने फुल डिटेल में 2 एग्जांपल दिए, और क्या समझ आया आपको? बाकी 2-3 एग्जाम्पल और होते हैं टेंसर के, आपके पास मैंने लिखवाए थे कल भी, कल मतलब पिछले टर्न पे। एक होता है स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, और ये बिल्कुल प्रेशर की तरह होता है, याद रखिएगा। दूसरा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। और इसको बोलते हैं जड़त्व, आघूर्ण। तो इतनी सारी क्वांटिटी थी टेंसर के लिए, राइट? क्या आप बताओ, आपको वेक्टर, स्केलर और टेंसर ये तीनों समझ में आया? ये तीनों क्लियर हुए कि नहीं हुए? बताओ पहले। राइट, चलिए थोड़ा सा और कहानी आगे बढ़ाएं। फिर हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, तो मेरे हिसाब से ये आप नोट्स में देखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे यहां बनाना पड़ेगा। ये चीज नोट्स में देख के समझो। एक हेडिंग हमारी आई थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, याद है? एक हेडिंग हमारी आई थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी लाइन बना दी थी, और इस लाइन में 10 यूनिट का वेक्टर उठाया था। ये पॉइंट रखा था O, और यहां से 10 यूनिट का एक ये वेक्टर उठाया था P, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ थी, और मैंने ऐसे पूरा लिखा हुआ था 10। फिगर इगर मिल गई सबको? बोलो बेटा, फिगर मिल गई? नोट्स दिख रहे हैं? ठीक। 10 यूनिट का वेक्टर बोला। मैंने कहा देखो इसको लिखते कैसे, सबसे पहले वो सुनो। O और P को कनेक्ट करके बना है, O और P को मिला के बना है, तो इसका नाम होगा पहले तो OP। अब वेक्टर दिखाना है तो ऊपर एक तीर बना दीजिए।
अब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो देखना तो समझ जाना वो क्या है, वेक्टर है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात कि ये वेक्टर कैसा भी हो, ये रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, समझो। ऐसा नहीं होगा कि ये कभी भी बदल जाए, ये हमेशा ऐसा रहेगा, वेक्टर ऊपर बने, आगे बने, पीछे बने, नीचे बने, कहीं बने, ये ऐसे ही होता है। क्या मेरी बात आई समझ में? बोलो। ठीक, अब सुनो। तो इस ओपी को लिखते थे हम लोग वेक्टर ओपी, राइट। अब किसी ने कहा कि सर कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसके द्वारा हम इसकी केवल लंबाई की चर्चा कर सकें, डायरेक्शन की बात ना करें। तो दोनों पैरेलल लाइंस, मतलब ऐसे ओपी को दो पैरेलल लाइंस में बंद कर देना, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी। समझ गए? फिर मैंने बोला होगा इसका शॉर्ट वर्जन, इसका घर का नाम, जैसे जितेंद्र का नाम जीतू, पुष्पेन का नाम पप्पू, समझ गए ना? ऐसा ही मॉडुलस का नाम मॉड। तो इसको क्या बुलाते हो? मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। दूसरा पॉइंट क्या शो करता है? शोज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है। फिर एक और काम किया था इसी में, हमने ये बोला था कि कोई ऐसा तरीका हो जो केवल डायरेक्शन को दिखाए, केवल डायरेक्शन को। मैंने कहा है, और उसका नाम था ओपी पे टोपी। ओपी पे टोपी मतलब ओपी कैप। क्या बुलाते हैं इसको? ओपी कैप। उसको खोल दे। हाँ भाई, इसको क्या बुलाते हैं? ओपी कैप। समझ गया ना मेरी बात? ओपी कैप का जो असली नाम है वो है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। देखो, ओपी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर है तो ही ओपी बुला रहा हूं, किसी और का होता तो ना बुलाता। समझ गए ना? तो ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? ओपी कैप। मेरी बात आई समझ में? पॉइंट इज दिस कि ये शो क्या करेगा? तो ये है, इट शोज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे यार हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इट शोज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। मेरी बात समझ आई? इट शोज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। इतना आपने लिखा हुआ देखा या नहीं देखा, पहले बताओ। नहीं, बाकियों के पास तो लिखा है, जो आज फर्स्ट डे आए हो स्पेशली उनसे कह रहा हूं। तुम्हारी कॉपी बुकलेट नोट्स कहां है? अच्छा, इन दोनों को दिए हुआ है। समझ गए ना? अच्छा, फिर एक नाम और छूटा था। पीछे वाले को बोला था टेल, आगे वाले को बोला हेड। और ये जिस लाइन पर वेक्टर बना, इस लाइन को क्या नाम दिया था? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। आप केवल लाइन ऑफ एक्शन लिख दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है उसमें। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोगों ने किया था, सीना है वो मुंह के अंदर जा रहा है एक्चुअली बार बार। खैर, उसका भी टेस्ट अलग होता है, मेहनत का है भाई, फालतू थोड़ी ना है। हाँ, अब सुनिएगा। तो क्या कहानी हुई, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? ओके, अब ध्यान से सुनना। अगली हेडिंग बताई थी टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टरों के प्रकार। जरा नोट्स टैली करते रहो, केवल नोट्स देखना बस। पहली हेडिंग आई थी हमारे पास में इक्वल वेक्टर। मैंने कहा इक्वल वेक्टर वो होते हैं, अरे यार ऐसे सुनो, वेक्टर के पास केवल दो ही चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम होंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं? उसके बाद बोला था ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट बोलो। ये इसका मतलब क्या था? ये ऑपोजिट, राइट। फिर हमने बोला था पैरेलल वेक्टर। पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वेक्टर छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन एक जैसे होंगे। सब बना हुआ है, देखते जाओ नोट्स, सब कुछ बना है। दूसरा बोला था, इसी में आंटी जी आ गई थी, क्या नाम रखा था? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या थे ये? ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे और मैग्नीट्यूड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन
नहीं होता था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एंड आई होप इतना पढ़ाया था। नहीं, एक हेडिंग और थी, हेडिंग थी ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर ना, ये हेडिंग नहीं डलवाई थी। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, दोनों एक ही चीज है। ट्रांसलेशनल का भी मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर वो भी देख लो, एक छोटी सी चुर्रू ऐसी चीज है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में, ध्यान से समझिएगा, ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर है और ये है वो वेक्टर, ठीक। क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सेस मान सकते हो, ये वाई एक्सेस मान सकते हो, ठीक। और क्या इस वाले एंगल को थीटा बुला लूं? दिख रहा है ना? तो वेक्टर की लेंथ ये हो गई और डायरेक्शन एंगल से दिखा रहा हूं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, किसी ने हमसे कहा सर इस वेक्टर को बिना इसके डायरेक्शन में चेंज किए हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाइए। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को धीरे से ऐसे निकाल लिया, ठीक। बस एक बात का ध्यान रखा कि हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन को फिक्स रखना है। मैग्नीट्यूड तो अपने आप ही रुका रहेगा, वो थोड़ी ना बदलेगा। अब मैं इसको ले आया यहां पे और मैंने इसको बड़े ही आराम से यहां पे ऐसे फिक्स कर दिया। देखो जादू हो रहा, ठीक है। वो सब मत देखना, मेन चीज देखो। कई दोगे सर रायता इतना फैला रहे हो, कहां से देखें इसको। लेकिन एक काम करते हैं, इसको ना हम बना ही देते हैं। देखो क्या हो गया, अबे एक एक पॉइंट जरा बैठ, सीधे गायब करो इसको। हाँ, तो इसको ऐसे लगाया था ना, तो इसको मैंने ये लगाया, अभी ठीक है ना। मान लो कि ये डंडी है, तो हमने क्या कहा था, डायरेक्शन हमने चेंज नहीं होने दिया, लेंथ फिक्स वैसे भी रहेगी। तो यार एक बात बताओ, यहां पे भी वेक्टर के पास में लेंथ थी, इसको मान लो एल था, ये मान लो लंबाई एल है, डायरेक्शन थीटा है, तो यहां भी वही लंबाई क्या रही, एल, और डायरेक्शन क्या था, थीटा। तो बताओ क्या वेक्टर में कोई चेंज आया? ना ही मैग्नीट्यूड बदला, ना ही डायरेक्शन। क्या वेक्टर चेंज हुआ? नहीं ना। तो बस इतनी सी बात उसमें सिखाई थी। कौन सी बात? कि यदि किसी वेक्टर को बिना उसके डायरेक्शन में चेंज किए हुए हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं, तो गिवन वेक्टर में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। इसके आगे पढ़ाना था, अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, को इनिशियल वेक्टर्स। हाँ भाई, अगली हेडिंग डालिए, को इनिशियल वेक्टर। ये बहुत बढ़िया चीज होती है, इसको समझिएगा ध्यान से। को इनिशियल, मैंने आपसे कल भी शायद पिछले टर्न पे बोला था कि मेन मेन जो है वो मैं पढ़ाऊंगा कायदे से। अब वेक्टर के टाइप में इसमें क्या बताऊं, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, पता होना चाहिए, बस कोई पूछता थोड़ी ना है, ये काम का है। को इनिशियल वेक्टर, अब देखो मतलब पे जाओ, नाम पे जाओ। को मतलब होता है सेम, ध्यान से सुनना। को मतलब होता है सेम, सेम मतलब सबके लिए समान, राइट, सबके लिए समान। अच्छा, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहीं से तुम समझ गए होगे, बताओ क्या होना चाहिए इसी बात पे, समान शुरुआती बिंदु, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हुआ बताओ, ऐसे वेक्टर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल पे सुनिएगा, तो मैं लिख दूं क्या, वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स, ऐसे सदिश जिनका जो शुरुआत वाला बिंदु, अरे ऐसे समझ लो, टेल लिखा था ना, टेल, जिनकी टेल सेम पॉइंट पे होती है, बस, राइट। तो कैसे बनेगा ये बनेगा ऐसे। अब सवाल ये आया, इस छोटी सी चीज को
मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एक ये भी तो एक पॉइंट आया कि आखिर इसको मैंने क्यों बताया, बना के भी बता रहा हूं, मतलब इतना सम्मान देने की क्या वजह है। वजह सुनो, पहले एक फिगर देखिएगा। अगर मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तुमको दिखाऊं तो ये वाला होगा, और इसको मान लीजिए 30 डिग्री है। अब बताओ अभी फिलहाल तुमको दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है, बोलो। 30। कितना दिख रहा है? खोल दो खोल दो खोल दो। है? अगर आप ये एंगल दिखा गए इस तरह से दोनों वेक्टर्स के बीच का, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको अगर निकालना है, बात ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से बने होने चाहिए। आपको दिखाता हूं मैं, ये है ना। अब जैसे ये आया, ये वेक्टर ए है, ऐसे लगा हुआ है ना। ये आया, ये वेक्टर ए लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? क्लियर? अभी सुनो, एक काम करो, अभी जाओ, चलो 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 चलो, हम पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर हो रहा है मेरा। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अगर कोई एक वेक्टर ए है, समझ गए, इस तरह से लगा है, ध्यान से देखना। इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, शिफ्ट कर रहा हूं। क्या ए का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? बोलो भाई, क्या ए का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। लेकिन ए वेक्टर देखो, अब ए का टेल ये है, दिखा, और बी वेक्टर, बी चलो लिख देता हूं, वेक्टर बी, बी का टेल किधर है? ये है, दिखा कि नहीं दिखा? अब बताओ दोनों, ये एंगल तो बाहर हो गया ना, क्योंकि ये तो अब पिक्चर में है ही नहीं। देखो, समझ गए कि नहीं? तो कौन सा एंगल बना? ये वाला बना। आई ना भैया बात समझ में? अरे यार, वो 30 लिख दिया गलती से, तुम इसको 150 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आई? तो कहने का क्या सेंस है, फिगर वाइज, ज्योमेट्रिकली, चित्र में कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल बताइएगा तो ध्यान रखिएगा दोनों वेक्टर कैसे हो, सेम पॉइंट से बने हुए होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इसका अगली हेड ये लिख लिया आपने? कर लो, फटाफट लिखो, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें समय ना लगाइए, क्योंकि ये पोर्शन हम चाहते हैं जल्दी जल्दी खत्म हो, तो वेक्टर का जो मेन बढ़िया वाला पार्ट है वो हम शुरू कर दें जल्दी से। नेक्स्ट टर्न पे आपको एक बढ़िया सी बुकलेट भी देंगे वेक्टर की, क्योंकि जो काम करते हैं वो बकरीद की वजह से उनकी दुकान ही बंद है, तो हम लोग फोटोकॉपी करा ही नहीं पाए। काम तो दिया हुआ उनको पहले का, बट वो है ही नहीं, तो कहां से लाएंगे। हाँ भाई, हो गया। अब सुनो, अगला डालो। पहला ये वाला हो गया को इनिशियल, ये कौन से नंबर पे आया, पांचवा। इक्वल, अपोजिट, पैरेलल, एंटी पैरेलल, को इनिशियल, पांचवा आया ना। अगला डालना, को प्लेनर, छठवां, को प्लेनर। को प्लेनर मतलब हिंदी में कहते हैं समान समतलीय सदिश, राइट? क्या कहेंगे? समान समतलीय सदिश, को प्लेनर वेक्टर्स। नाम से बताओ अच्छा, क्या समझ आता है को प्लेनर में? को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, तो क्या मतलब हुआ? ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हो। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या कहते हैं उसको? को प्लेनर वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, वेक्टर्स lie on सेम प्लेन, बस इतना लिख दो, बहुत है कि नहीं? अब एक कितने हो सकते हैं, कितने भी बना लो, क्या दिक्कत है? बी, देखिए सबके डायरेक्शन, सबकी लेंथ अलग अलग है, लेकिन खास बात क्या है कि ये सब बोर्ड के एक ही प्लेन पर बने हैं। आप इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो, है ना। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अब एक सवाल आपकी तरफ आने वाला है बहुत बढ़िया सा, बना लो पहले। अब सुनो, जैसी मर्जी है बनाना, जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसे नाप नाप के बना रहे हो, ये तो एग्जाम्पल्स है यार, फटाफट बना लेना, ठीक है।
अब बताओ, हो गया, बन गया? अब एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हिंदी फिर इंग्लिश। दिए हुए, हाँ 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 हाँ, किसी भी प्रकार के दिए हुए दो सदिश हमेशा समान समतलीय होंगे। मीन्स एनी टाइप ऑफ टू गिवन वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। कितने कह रहे हैं? अच्छा देखें हम भी। सुनो, इनकी एक्टिंग बता रहा हूं। पहले हाथ उठाया, फिर ऐसे किया, बढ़िया। या तो हाथ उठाओ तो को कायदे से उठाओ, ठीक। हाँ, अब बताओ, हाथ उठाया कि नहीं उठाया? हाथ उठा। अब बताओ कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हाँ कोप्लेनर होंगे? फिर से बताओ जरा, फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से। दीदी तुमने हाथ उठा के नीचे किया था ना? उठाओ हाथ। चलो, ये बात, ठीक, धन्यवाद। कितने कह रहे हैं कोप्लेनर नहीं होंगे? अच्छा, मतलब जितने हाथ उठे, अच्छा है, कुछ हैं। एक और आया, मतलब जितने हाथ नहीं उठे वो क्या कह रहे पता है? हम सच का साथ देते हैं। जो भी आंसर सही है उसके साथ है ये। सुनिए, अच्छा चलो, एक बार फिर से उठाना। कितने कह रहे थे कोप्लेनर? इस बार मैं पूछ लूंगा कैसे। अब बताओ कौन है? एक, दो, तीन, चार। क्या गुप्पी मार के सारे आउट हो गया? कौन? अलग अलग दो वेक्टर हैं बेटा, किसी भी तरह के दिए। सुनो, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं। एक ये वेक्टर है, मान लो, पकड़ो ये बात, कैसे भी उसको एरो दे दो। ऐसे पकड़ लिया तुमने, ठीक। अब मैं दूसरा ऐसे पकड़ाऊं। अब बताओ क्या ये कोप्लेनर है या नहीं? नहीं तो फिर कैसे कहा तुमने कोप्लेनर है ना? समझ गए ना? कोप्लेनर नहीं होंगे ना? गलत। इसी को कहते हैं धोखा। ला वापस करो। पता लगा बैग में डाल के निकल गए। अच्छा, और कौन कह रहा है? ये है दो। पक्का? नहीं, सबसे पीछे वाले से आज बात करूंगा। बोलो क्या कहते हो? बुलंद आवाज में बोलना, सबको सुनाई देना चाहिए। आज तुम्हारी आवाज ये दुनिया सुनेगी। बोल भाई, क्या है? अबे है तो वो तो तुमने हाथ उठाया था। कैसे है बाबू? किया उसने सही यार। पता है क्या हुआ? बढ़िया, हम समझ गए। एक वेक्टर ये था, पकड़ो 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 पकड़ो, वैसे ही पकड़ना जैसे पकड़ी थी। दूसरा ये है, अभी देखना कोप्लेनर होंगे। ये देखो आ रहा है, ये वेक्टर क्या शिफ्ट हो रहा है? क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? बोलो बोलो बोलो, क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। अब बाई चांस की बात थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन निकला है। क्या दोनों एक प्लेन पर आ गए? दूसरा एग्जांपल देख लो। ये तो चलो एक बहुत ही सेट टाइप का एग्जांपल बन गया था। मान लो ये है। अब ऐसा तो देखने में नहीं लगता ना यार कोप्लेनर होंगे। देखो ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, दोनों शिफ्ट करे और ये रख दिया उठा के, दिखा? अब क्या ये एक प्लेन में है? दिख गया ना कोप्लेनर? तो ये याद रखना, टू गिवन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर है भाई साहब, कैसे भी दिए हो, हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर। नहीं दिखते, शिफ्ट करके दोनों के टेल आप जोड़ दीजिए, अपने आप कोप्लेनर हो जाएंगे। क्या मेरी बात आई समझ में? दीदी, आत्मा है कि नहीं तुम्हारी इस समय शरीर के साथ? हाँ, तब ठीक है। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा चलो, अगर दो की बजाय मैं तीन बोलता हूं, तब क्या कहोगे? तब भी होंगे? तब भी होंगे। लाओ तीन पेन लाओ। कितने लोग कह रहे तब भी होंगे? होंगे। चलो बताओ कैसे। वेट, तुमने कहा ये ट्रायंगल, अभी तुमने कहा ये ट्रायंगल है ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये तो बड़ा स्पेशल सा केस हो गया। आओगे आओगे? आ जाओ। अरे आ जा, डरता क्यों है? आ जा। टेंशन नहीं लेने का, खाना खाने का, ठंडा पानी पीने का, मस्त चौकल लाइफ जीने का, समझे? लेकिन पढ़ाई करने का। अरे नहीं, 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 क्या कर रहा है? हाँ हाँ, सही है।
बैठो। क्या ये एग्जाम्पल में कोप्लेनर दिखते हैं? बिल्कुल है यार, बता दो सही रहा है। लेकिन मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा जो ठीक से फॉलो नहीं किया आपने। मैंने कहा किसी भी तरह के तीन वेक्टर्स, बोला था कि नहीं? मैंने कहा था किसी भी तरह के तीन वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर। क्या ये बात सत्य है या असत्य? वत्स, ये बात असत्य है। सुनो, एक एक्स एक्सिस तुम्हारे सामने बनाता हूं, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आप देखो, एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड प्लेन के बाहर है, दिखा या नहीं दिखा? अगर वाई जेड प्लेन पर है तो एक्स प्लेन के बाहर है, और अगर एक्स और जेड प्लेन पर है तो वाई प्लेन के बाहर है। तो यह बात केवल दो वेक्टर्स के लिए वैलिड है, तीन के लिए वैलिड नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? लिखना विखना तो नहीं इसका, याद रखोगे भाई पक्के से। अगली एक हेडिंग और आती है इसी बात पे, इसमें भी पूछेंगे तुमसे, ध्यान से समझना। अगला आता है कोलीनियर, बता दिया अभी नहीं बताया। कोलीनियर, ये कौन सा टाइप आया? 7 7 कोलीनियर। अच्छा यार ये बताओ, नाम से क्या समझते हो? कोलीनियर नाम से क्या समझते हो ये बताओ। को मतलब ऐसे वर्ड टू वर्ड मैच कराते, सही है कि नहीं? को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन का मतलब क्या हुआ? लाइंस ऑफ एक्शन। बोलो क्या कहते हो? नाम याद है कि नहीं दिया था? तो वेक्टर्स हैविंग सेम लाइंस ऑफ एक्शन, बोलो क्या कहते हो भाई? सही है नहीं? अच्छा, इसमें अब मैं आपके सामने कुछ पेयर्स बना रहा हूं। जब पूछूंगा पहले मैं बना लूं, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है? पहले ही मत बोलना हाँ, लेकिन आप चेक जरूर कर सकते हो, ये तो मैं आपसे कहूंगा। पहला, बना लीजिए चाहे तो इतनी देर में। बना लोगे अभी तो समय कम लगेगा बाद में, अभी बोलना तो वैसे भी कुछ नहीं है। ये जो दो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपस में समांतर हैं, पैरेलल है, समझ गए? और ये ए बी के अलग अलग पेयर्स दिखा रहा हूं आपको। ये नहीं कि ये ना सोचना अरे ए यहां है तो यहां कैसे आ गया। बन गया? बन गया? बताओ। क्या पहला आपको कोलिनियर दिखता है? कितनों को दिखता है भाई? दिखता है पहला वाला पेयर कोलिनियर है? डेफिनेटली है, हाथ नीचे करो। तुम्हारा हाथ नहीं उठा, कोई दिक्कत? हाँ, समझ आया? हाथ का नहीं उठाया? दूसरा, क्या ये कोलिनियर है? पक्का? हाथ तो नहीं उठाना। तीसरा बताओ कितनों को कोलिनियर दिखता है? मतलब प्रश्न ये नहीं कि कोलिनियर है, प्रश्न ये कोलिनियर है या नहीं है। कितनों को लगता है? अभी देखना मजा आई। कितनों को लगता है? मैं रीजन के समेत पूछूंगा।
1 2 3 4 5 6 टोटल में है। कितनों को लगता है कोलिनियर नहीं है? आशीर्वाद दे रहे हो ना, धन्यवाद। ऐसे करें, खुश रहो सर। अच्छा, ठीक। और बाकी सच्चाई का साथ दे रहे हो हैं? अरे कुछ तो सोचा करो, भले गलत बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात बताऊं, मेरे सामने गलती कर लो, जितना कर सकते हो उतनी गलती कर लो, मैं कभी भी गुस्सा नहीं होता, पहली बात। ठीक। दूसरी चीज, यहां अगर आप गलती नहीं करोगे तो 99% चांसेस है आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती करके आओगे। बात को समझो, यहां काम करने की आदत डालो, और जिस रैपिड स्पीड में मैं बोलता हूं सोचो, आंसर करो। अरे ये तो कुछ नहीं है, जो तुमसे पहले अभी बैच चल रहा है, कोई मिले तो पूछना। भाई साहब 10-10 सेकंड में सवाल, 8-8 3-3 सेकंड में हम लोगों ने सॉल्व करे हैं सवाल। मतलब पढ़ा और झन आंसर, पढ़ा झन आंसर। मैंने नहीं बताए हैं, बच्चे बताते हैं। इधर सवाल खत्म हुआ, भग से आंसर उधर। ये मेथड दिए है मैंने। लेकिन कर तब पाओगे जब मेरी स्पीड में सोचना शुरू करोगे। समझो उस चीज को मैं आपको क्या समझा रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपने हाथ नहीं उठाया, कोई बड़ी बात नहीं, मत उठाओ यार, लेकिन आप नुकसान कर रहे हो अपना। आप गलत उठाओ, मुझे मंजूर है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कम से कम अटेम्प्ट तो किया, कोशिश तो करी सोचने की। बस वो कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश नहीं, जिस दिन कोशिश करना बंद कर दोगे उस दिन आत्मा मर जाएगी तुम्हारी। फैक्ट बता रहा हूं। इसलिए गलत जवाब दो, सही जवाब दो। सही दोगे तो अच्छा तो लगता है यार मुझे, नो डाउट, बट गलत जवाब दोगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगता है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं अगर हम गलत बताएंगे तो हमारे बारे में पता नहीं सर क्या थिंकिंग बना ले, कल को कोई सवाल लेके जाए हमको बताए ना बताए। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, फैक्ट बता रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत बता रहे हो, इसलिए कह रहा हूं आप बताओ और गलत बताओ, लेकिन बताओ जरूर, अटेम्प्ट जरूर करो। यहां गलती करो, बार बार बोल रहा हूं, मेरे सामने गलत करो। नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में गलत करके आओगे भाई। बस वो नहीं होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है ना? हाँ चलो, खैर चलो, हम ही बता दे रहे हैं। थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर कोलिनियर है। थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर कोलिनियर है। समझाओ। नहीं, एक मिनट एक मिनट, तुमने नहीं बोला था ना? ना ना, तुम्हारे पीछे वाला नहीं बोले थे, बोलो। शिफ्टिंग। देखो बैठ गया, ये वेक्टर नीचे था, इसको इसको तो ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे। देखो ये गए पुचकुलाल ऊपर गए, देखो दिख गया कोलिनियर, दिखा कि नहीं दिखा? नीचे वाला भी समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। अबे वो तो सेट हो गया, वो नीचे नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम इसको समझ सकते हो ना, ये ऐसे बना है तो ये ऊपर आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ, देखिए याद रखना, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर भी क्या होते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। ये बताइए समझ में, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर भी कैसे होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। आप चाहो तो ये रिमार्क लिख लीजिए वहां पे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। लिख लीजिए, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक। एक हेडिंग और आती बिल्कुल, वो तो बहुत सस्ती सुंदर और टिकाऊ सी है, उसको कहते हैं नल वेक्टर। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। नाम से ही समझ में आता है, नल मतलब होता है जीरो, और इसका दूसरा नाम होता है जीरो वेक्टर। देखो बड़ा सिंपल सा होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, बात समझना, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, अगर लिखना ही है तो, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। जब कभी सदिशों में हम लोग जीरो परिमाण को दिखाते हैं तो ये नल वेक्टर की हेल्प लेते हैं।
is called नल वेक्टर, राइट। मतलब इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब ये देखिए, इसका नोटेशन बनाया है मैंने, जीरो बना के ऊपर एरो बना देना, ठीक है, जीरो बना के एरो बना देना। इतना हो गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वेक्टर के केवल इतने ही टाइप होते हैं, और भी टाइप के होते हैं, लेकिन जितने जरूरी पार्ट थे वो मैंने आपको बताए, ठीक। आगे अगर जरूरत लगेगी तो और भी पार्ट बताऊंगा। एक और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। हेडिंग डालो, इसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे, आराम आराम से एकदम। यूनिट वेक्टर। अब जरा बात को समझिएगा। यूनिट वेक्टर मतलब हिंदी में कहते हैं इसको एकांक सदिश, और चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, एक लाइन की है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग, अरे जीरो नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूं, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्यों? यूनिट मैग्नीट्यूड में क्या दिक्कत है? एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण वन होता है, तो यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वो यूनिट नहीं, स्केल वाली यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। क्या लिखवाया आपने? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, सुनना ध्यान से, अ वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड। वन मतलब यूनिट से ही होता है, ठीक है। तो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इतनी सी बात हो गई। अब देखो, दो यूज होते हैं यूनिट वेक्टर के। पहला यूज होता है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने में हम इसका काम लेते हैं, मतलब इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। लिखो पहला, हिंदी बोल रहा हूं, किसी भी सदिश की दिशा को बताने के लिए, पहला लिखिए, किसी भी सदिश की दिशा को बताने के लिए, मीन्स लिखेगा, इट इज यूज्ड टू, it is used to inform the direction of a given vector quantity. It is used to inform the direction of a given vector quantity. किसी भी सदिश की दिशा को बताने के लिए एकांक सदिश का यूज होता है, ठीक है ना? नहीं लिखा? इंग्लिश वाला बोले, इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म, या इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, जो भी आपको लिखना हो, इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी दिए हुए सदिश की दिशा को बताने का कार्य करता है। पहला हो गया। अभी दोनों में समझाऊंगा, भी आपको पहले लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, इट कैन कन्वर्ट, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश लिखेंगे पहले, इट कैन कन्वर्ट अ स्केलर, इट कैन कन्वर्ट अ स्केलर इनटू वेक्टर। ये किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के काम आता है। इट कैन कन्वर्ट अ स्केलर इनटू वेक्टर। आइए जरा इसका पोस्टमार्टम किया जाए, क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक्स वाई एक्सेस है, ध्यान से समझिएगा इस चीज। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई।
एक हमारे पास मेन वेक्टर बना हुआ है OP। बेटा यहीं पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके सामने इस समय चल रहे हैं। एक हो गई एक्स एक्सेस, एक हो गई वाई एक्सेस। ओ से हमने ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया, OP नाम उसका रख दिया। ओ से P को कनेक्ट कर रहा था, दैट्स वाई क्या नाम रखा, OP। अब इसकी लेंथ मान लीजिए हमने 3 यूनिट सजाई है, मतलब इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ये पड़ी है, राइट। इसकी लेंथ कितनी है, 3 यूनिट्स, ठीक बात। किसी ने हमसे कहा कि सर इसको यूनिट वेक्टर में ब्रेक करके दिखाइए, इसका यूनिट वेक्टर बना के दिखाइए। मैंने कहा भाई बड़ा आसान है, मैंने इसके 3 बराबर हिस्से कर दिए। अब बताइए 3 यूनिट की अगर लेंथ है और 3 बराबर हिस्से कर दिए तो हर हिस्से की लंबाई कितनी हो गई, 1 1 1 1 1 1, सही बोला। अच्छा, फिर क्या करना, तुम 3 यूनिट वेक्टर भी बना सकते हो जिसमें एक ये बना, ध्यान दिए रहना, अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। एक ये बना और एक बना ये, ठीक है। क्या इन तीनों के नाम OP कैप, OP कैप और OP कैप रख सकते हो? क्यों भाई, क्योंकि OP वेक्टर से बने हैं पहली बात, और यूनिट लेंथ के हैं तो आराम से इसके नाम के ऊपर क्या लगा सकते हो, कैप। इतनी बात आई समझ में, समझ आया इतना सबको, स्पेशली आज जो पहली बार आए हो, आ रहा है बेटा समझ में, बोलो बेटा। और कौन कौन था, इधर भी बीच में कोई था, कितने लोग आए हो पहली बार आज, जरा हाथ उठाना। एक उधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक ठीक, तुम बताओ आ रहा है समझ में, पक्का, ठीक। तो क्या रख दिया इसका नाम, OP कैप, OP कैप, OP कैप, इतनी बात समझ गए। अब हमसे किसी ने कहा सर ठीक है फिगर में तो समझ गए, जरा इसका फॉर्मूला भी दीजिए। मैंने कहा एक बात और बोलूंगा, ध्यान देना क्या बोलने जा रहा हूं। अच्छा बताइए, अगर OP कैप में हमने डायरेक्शन के नाम पे थीटा एंगल लिया था, तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स में भी डायरेक्शन के नाम पे कौन सा एंगल मिलेगा, यही थीटा मिलेगा, सही बोला। तो बात ये आई यूनिट वेक्टर में भी वही डायरेक्शन हुआ जो उसके मेन यानी पेरेंट वेक्टर के पास में, पेरेंट वेक्टर के पास में थीटा, तो इन सबके पास में भी क्या हुआ, सेम थीटा। अब सुनना बात को, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बढ़िया सा कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन का मैथ से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात, हमारे पास अगर कोई वेक्टर होता था तो वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता था, एक होता था मैग्नीट्यूड और दूसरा होता था डायरेक्शन। फिर अगर इसी वेक्टर का हमने मॉड लिया था तो क्या मिलेगा बताओ, केवल मैग्नीट्यूड दिखाएगा। याद है वेक्टर जहां लिखना सिखाया था वहीं पर दो पैरेलल लाइंस बोली थी मॉड, और वो क्या दिखा रहा था, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। याद है कि नहीं आया, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड, सही है। दोनों को डिवाइड किया, वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, ये रहा। तो यहां भी मैंने वही लिखा, मैंने कहा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये तो वेक्टर वाला हो गया, डिवाइड बाय, अच्छा एक बात तो बताना, ये वेक्टर है तो उसी वेक्टर का मॉड है, क्यों भाई, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे, तो ये मैग्नीट्यूड कैसे हो गए, सेम हो गए। और सेम नंबर जब डिवीजन में आते हैं तो क्या होता है, कट जाते हैं, और इसकी जगह क्या आता है, 1 आता है। एक सेकंड काम रोक दो, सब लोग काम रोक दो, पहले इधर फोकस करो, पहले समझ लो, क्योंकि इस पे ना सवाल मिलेंगे तुम्हें।
अब देखो यहां क्या बना, मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखा है 1, और इधर क्या लिखा है, मैं लिखने का प्रॉपर दूंगा टाइम, जल्दी आइए मत। और ये क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, यही था ना। अब देखो इसको देख के क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखा है 1, और साथ में डायरेक्शन, वो भी कौन सा, याद रखो मेन वेक्टर वाला ही तो डायरेक्शन है। किसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड के नाम पे 1 और डायरेक्शन रख रहा है, तो ओरिजिनल वेक्टर का रख रहा है डायरेक्शन। किसकी प्रॉपर्टी है ये, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये 1 कॉमा डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन का क्या नाम रख सकते हो, बोलो भैया, यूनिट वेक्टर। तो अब इसका नाम मैं इधर रख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। क्या कहते हो। फिर किसी ने हमसे एक बात बोली कि सर ये तो चलो समझ में आ गया, पूरा मतलब भाषा के फॉर्म में है, सर इनके टर्म्स में जरा ये फॉर्मूले को कन्वर्ट करके दिखाओ। मैंने कहा अच्छा, यूनिट वेक्टर के नाम पे क्या लिखा है, ओपी कैप। तो मैंने कहा भाई सुन, यूनिट वेक्टर के नाम पे क्या लिखा है, ओपी कैप, राइट। मेन वेक्टर कौन सा था, ओ ओ ओ ओ ओ ओ यूनिट वेक्टर के नाम पे है ओपी कैप, मेन वेक्टर के नाम पे क्या है, ओपी, और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन, ये रहा। क्या ये फॉर्मूला समझ आया। मतलब अगर किसी वेक्टर में हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। अब आप लिखो आराम से इसको, पहले इतना करो फिर आगे पढ़ाता हूं इसी में। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जब वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके पाते हैं। समझ आया बच्चों, बेटा समझ आया। कोई ऐसा जिसको जरा भी दिक्कत हो तो बता दे अभी, क्लियर है। नोट हो गया, लिख गया भाई, करो 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 करो। समझ आया, समझ आया भाई, आ रहा है समझ में। और इधर पहला दिन, कोई ऐसा प्राणी जिसको डाउट हो। हाँ भाई हो गया, बेटा आज ही लिखना है।
लिख लो भाई। अरे कहाँ हुआ यार पेन चलने लोगों के। अब हो गया। अब सुनिए, हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं जिनके नाम होते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। समझिएगा ध्यान से। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस इज आई कैप, ये स्टैंडर्ड नेमिंग है, ध्यान से सुनना। तीनों एक्सेस के अबाउट हमने तीन यूनिट वेक्टर सेट किए हैं इन एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन एक्सेस को दर्शाने के लिए हमने तीन यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट किए, जिसमें से एक्स एक्सेस के अलोंग क्या होता है, आई कैप, वाई वेक्टर के अलोंग होता है जे कैप, और जेड एक्सेस के अलोंग होता है के कैप। बात समझ आई? आइए एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है और इसके पास एक वेलोसिटी है और मैं लिखूंगा इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बोला ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्स एक्सेस पर जा रही थी। एक सज्जन आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा भाई साहब इसकी स्पीड लिख के दिखाइए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी स्पीड लिख के दिखाइए। तो स्पीड यानी कि v, उन्होंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताना, स्पीड में क्या डायरेक्शन होगा? स्पीड बोल रहा हूं, नॉट वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने कहा अंकल इसकी वेलोसिटी बताइएगा, आप सुनना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वेलोसिटी यानी कि वेक्टर v। तो उन्होंने कहा वेक्टर v इज 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग कौन सा एक्सेस, एक्स एक्सेस। फिर मैंने कहा अंकल ऐसे मजा नहीं आया, आप आई कैप जे कैप के कैप में लिख के बताओ जो अभी अभी यूनिट वेक्टर किए हैं हमने। तो उन्होंने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर वी इज 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बस यहीं से काम हो गया। 5 बता रहा मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, आई कैप को ही देख के आप ये बात कह सकते हो कि आपकी बॉडी एक्स एक्सेस में जा रही है। अगर मान लीजिए वहां जे लगा होता तो वो कहते बॉडी वाई एक्सेस में जा रही है कि नहीं। अगर के लगा होता तो क्या कहते बॉडी जेड एक्सेस में जा रही है, बोल सकते थे या नहीं। तो ये डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर ही तो बता रहा है। और आपने यूनिट वेक्टर का पहला यूज देखा था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने का काम करता है। तो यहां आई कैप जे कैप के कैप वही काम आपके लिए कर रहे हैं। आई कैप को देख के ही तुम दिशा बता पा रहे हो, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां लगा होता -5 आई कैप मतलब 5 माइनस आई कैप, तो ये बॉडी किधर जा रही होती, तो ये इधर जा रही होती, क्योंकि ये फिर क्या होता माइनस आई कैप। समझ गए कि नहीं? तो वही आई या माइनस आई क्या बता रहा है, बॉडी का डायरेक्शन ही तो बता रहा है। तो पहला रोल समझ आया। देखो दूसरा भी यहीं पे लिखा है। दूसरे में आपने लिखा था कि किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, राइट? कैसे करते हैं सुनो मेरी बात। ये हमारे पास में एक स्केलर था 5, मतलब मैं ये कह रहा हूं, पहले तो ये सुनो तुम, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर और अरे 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 स्केलर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, सही बोला ना, इज इक्वल टू वेक्टर। ठीक भाई। अब स्केलर के नाम पे देखो क्या था 5, यूनिट वेक्टर के नाम पे क्या है आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर v, यही तो बोला था। तो इसका मतलब अगर किसी स्केलर को हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली बात स्केलर के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो स्केलर वही रहेगा। बट इसका मल्टीप्लाई होने से फायदा क्या मिला, इस स्केलर के साथ में यूनिट वेक्टर कनेक्ट हो गया आके, और जो एक कंप्लीट वेक्टर इंफॉर्मेशन को बताता है। समझ गया ना मेरी बात? तो दूसरा रोल ये था कि किसी भी स्केलर को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर। देखिए ये बहुत आसान वर्जन मैंने आपको दिखाए हैं, समझ गया ना? क्वेश्चंस देंगे तो इसके यूज होंगे प्रॉपर, लिख लीजिए।
इतना हो गया? इतने में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? हो गया? डन? सबने लिख लिया? अगली हेडिंग, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दीदी पढ़ लो। अच्छा, एक स्पेलिंग लिखो तुम जरा अपनी कॉपी में, एक स्पेलिंग लिखो। पी ई टी ए आई। क्या लिखा? जोर से बोलना, जोर से बोलना। समझ गए ना? एक हेडिंग डालिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी था। चलिए कल मुलाकात करते हैं। अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क कुछ नहीं है। जो लोग आज पहली बार आए भाई, नोट्स बना लेना, प्रॉपर लिख लेना। आप चाहे तो किसी की कॉपी से फोटो खींच लीजिए और उससे पूरा अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है? दूसरी बात, जितना आज पढ़ाया है ये सारा का सारा रिवाइज करके कल की क्लास में मिलना, क्योंकि कल इन्हीं सब पढ़ाए हुए का यूज होने वाला है, ठीक है? होमवर्क के नाम पे केवल रिवीजन के लिए बोल रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। आज जितना बताया समझ आया? ठीक। जिसको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे पूछ के जाना, बिना पूछे मत जाना। और जो आज पहली बार आए हैं उनसे स्पेशली पूछ रहा हूं, समझ आया? ठीक। तुमको, तुम दोनों को, और कौन था? एक बालक इधर था, समझ आया बेटा? एक उधर बालक था, कहां चला गया? समझ आया तुमको? और कोई इनके अलावा है जो ऐसा फर्स्ट डे आया है? आप समझ आया पूरा? ठीक। और कोई है? तुम पहले दिन आए हो? ठीक है, जाइए। जिसको जरा भी डाउट हो बस पूछ के जाना, ठीक है?